आज की कहानी के हीरो हैं एक जबरदस्त आईएएस ऑफिसर जो देश के मुख्य चुनाव आयुक्त बनते हैं। इनके काम करने का अंदाज ऐसा था कि इनके बारे में मशहूर हो गया कि नेता या तो भगवान से डरते हैं या फिर इनसे। ये ऐसे अधिकारी थे जो कहते थे आई ईट पॉलिटिशियन फॉर द ब्रेकफास्ट। क्या पीएम क्या सीएम, इस अधिकारी ने किसी को नहीं छोड़ा। यह अधिकारी इतना खास था कि चुनाव आयोग जैसी संस्था इनके नाम से जानी जाती थी। इस अकेले व्यक्ति ने पूरे देश को बता दिया कि चुनाव आयोग भी कोई संवैधानिक संस्था है और इसके पास भी कुछ अधिकार होते हैं। जो काम सरकारें कई सालों में नहीं कर पाई, इस व्यक्ति ने अपने 6 साल के छोटे से टेन्योर में कर दिखाया। लेकिन रुकिए, इनका नाम बताने से पहले इनके एटीट्यूड की एक झलक देख लेते हैं। अपने करियर के शुरुआती दौर में ये आईएएस ऑफिसर तमिलनाडु के मदुरई जिले में कलेक्टर थे। इस समय मदुरई में एक बड़ा आंदोलन चल रहा था। ये आंदोलन हिंदी भाषा के विरोध के सिलसिले में कई महीनों तक चला था। इसी समय केंद्र सरकार ने तमिलनाडु के एक आलीशान होटल में कश्मीर के कद्दावर नेता शेख अब्दुल्ला को एंटी नेशनल मूवमेंट करने के लिए हाउस अरेस्ट करवा दिया था। इस आईएएस को एक जिम्मेदारी दी गई थी कि वो शेख अब्दुल्ला द्वारा भेजे गए हर लेटर को पढ़ें। जाहिर सी बात है, अपनी प्राइवेसी में दखल अंदाजी शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं आई। एक दिन शेख अब्दुल्ला ने आईएएस से कहा कि वो एक बेहद जरूरी खत लिखने वाले हैं। अगले दिन जब आईएएस शेख अब्दुल्ला से मिलने गए तो वो लेटर तैयार था। लिफाफे पर पता लिखा था डॉक्टर एस राधाकृष्णन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। शेख अब्दुल्ला ने सरकास्टिक वे में पूछा कि क्या अब भी तुम इसे खोलना चाहते हो। आईएएस ने कहा, आई डोंट केयर अबाउट द एड्रेस, इसे मैं आपके सामने ही खोलूंगा। इस सिचुएशन से शेख अब्दुल्ला बहुत परेशान हो गए। इतना परेशान हो गए कि घोषणा कर दी कि वो आमरण अनशन करेंगे। सुनिए इस पर आईएएस ऑफिसर ने क्या कहा। उन्होंने कहा, सर ये मेरी ड्यूटी है कि मैं आपकी हर जरूरत का ख्याल रखूं। आई विल मेक श्योर कि कोई आपके सामने पानी का एक ग्लास भी लेकर ना आए। शेख अब्दुल्ला भी सोच में पड़ गए कि यार किस आईएएस से पाला पड़ गया है। ये आईएएस और कोई नहीं थे बल्कि थे टीएन शेषन। टीएन शेषन पूरा नाम तिरुनेल्लई नारायण अय्यर शेषन। ये 1955 बैच के आईएएस ऑफिसर थे। पहले आईपीएस बने थे, लेकिन मन इनका आईएएस बनकर देश सेवा करने का था। खैर, वापस आते हैं कहानी पर। मदुरई जिले में 2.5 साल बिताने के बाद शेषन चले गए हार्वर्ड विश्वविद्यालय, क्योंकि उनको एड मेसन फेलोशिप मिल गई थी। यहीं इनकी मुलाकात हुई सुब्रमण्यम स्वामी से। जी हाँ, वही सुब्रमण्यम स्वामी जिनको आप टीवी डिबेट्स में देखते हैं। ये महाशय शेषन को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। परदेश में सुब्रमण्यम स्वामी को जब भी साउथ इंडियन खाने की क्रेविंग होती थी तो वो खाना खाने पहुंचते थे शेषन साहब के फ्लैट पर। शेषन जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से लौटे तो इनको 1969 में भारत सरकार में उप सचिव बनाया गया। शुरुआत परमाणु ऊर्जा विभाग से हुई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि ये विभाग सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन आता था। एक बार टीएन शेषन को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने ऑफिस बुलाया। उन्होंने टीएन शेषन से पूछा कि परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष होमी सेठना आपसे नाराज क्यों हैं? एक बार इस सिचुएशन को इमेजिन करके देखिए कि खुद प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक अधिकारी से ऐसा सवाल कर रही हैं। नॉर्मली अधिकारियों की ऐसी सिचुएशन में हालत खराब हो सकती है, लेकिन भाई टीएन शेषन साहब तो अलग थे। उन्होंने बिना डरे एकदम सलीके से जवाब दिया कि विक्रम साराभाई और होमी सेठना में अनबन है और मैं विक्रम साराभाई के साथ काम कर रहा था, इसलिए सेठना मेरे खिलाफ हो गए। फिर इंदिरा गांधी ने पूछा, क्या आप अग्रेसिव हैं? आईएएस ने जवाब दिया, अगर मुझे कोई काम दिया जाता है तो मैं अग्रेसिव होकर उसे पूरा करता हूं। इसके बाद इंदिरा गांधी का अगला सवाल था, आप लोगों से रूखा व्यवहार क्यों करते हैं? जवाब आया, अगर कोई काम टाइम लिमिट के अंदर नहीं होता तो मेरा व्यवहार खराब हो जाता है। अगला सवाल, क्या आप लोगों को धमकाते हैं? जवाब, मैं इस तरह का शख्स नहीं हूं। सवाल जवाब के बाद इंदिरा गांधी ने फिर होमी सेठना को बुलवाया और पूछा कि आपने इस युवा आईएएस की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट क्यों खराब कर दी है? दरअसल होमी सेठना ने 1972 में अपने विभाग में उप सचिव पद पर काम कर रहे टीएन शेषन की कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट इनके रूड बिहेवियर के चलते खराब कर दी थी। इंदिरा गांधी से मुलाकात के 10 दिन बाद टीएन शेषन को सरकार की एक चिट्ठी मिलती है। इसमें लिखा था कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट से सभी नेगेटिव कमेंट्स हटा दिए गए हैं। दरअसल इंदिरा गांधी इनकी निडरता और बेबाकी से बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। इसके बाद 1976 में शेषन तमिलनाडु लौट आए और यहां बन गए राज्य के उद्योग और कृषि सचिव। यहां प्रशासन में राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा था। शेषन यहां ऐसी स्थिति में थे जहां वो निष्पक्ष काम नहीं कर सकते थे।
यहां टीएन शेषन सीधे तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से भिड़ गए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के साथ बड़े पैमाने पर झगड़े के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया और उन्हें तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के सदस्य के रूप में दिल्ली में फिर से बुला लिया गया। कुछ साल बाद शेषन पर प्रधानमंत्री राजीव गांधी की नजर पड़ी और उन्हें पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव बना दिया गया। इस पद पर उन्होंने 1985 से लेकर 1988 तक काम किया। अपने काम के दम पर शेषन ने भारत के पर्यावरण मंत्रालय को सरकार में सबसे शक्तिशाली मंत्रालयों में से एक बना दिया। सचिव के रूप में उन्होंने 2 प्रमुख जलविद्युत बांध परियोजनाओं का विरोध किया, टिहरी बांध और नर्मदा में सरदार सरोवर बांध। हालांकि सरकार ने उनके फैसले को खारिज कर दिया क्योंकि यह परियोजना सोवियत संघ से मिलने वाली विदेशी सहायता से जुड़ी थी। राजीव गांधी शेषन के काम से बहुत प्रभावित थे। बाद में शेषन के राजीव गांधी के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध भी बन गए थे। यह सिलसिला तब शुरू हुआ जब राजघाट में एक व्यक्ति ने राजीव गांधी पर गोली चला दी। शेषन को प्रधानमंत्री की हत्या के प्रयास के मामले की जांच करने के लिए कहा गया। शेषन ने कहा कि उन्हें ऐसे कामों का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, शायद कोई और शख्स मुझसे बेहतर काम कर पाएगा। इस पर राजीव गांधी ने कहा, तुम निडर होकर बोलते हो, तुम्हें किसी का डर नहीं है, इस वजह से ही मैं ये जिम्मेदारी तुम्हें दे रहा हूं। फिर शेषन ने रिपोर्ट बनाई और राजीव गांधी को रिपोर्ट पसंद आई। बाद में उन्होंने शेषन को आंतरिक सुरक्षा सचिव बनने के लिए कहा, जिस पद पर वे 1989 तक रहे। लेकिन सुरक्षा सचिव के रूप में शेषन सचिव से कहीं बड़ा काम करने लगे। वो खुद पर्सनली राजीव गांधी की सुरक्षा देखने लग गए, जैसे खुद ही सुरक्षा एक्सपर्ट हों। एक बार उन्होंने राजीव गांधी के मुंह से बिस्किट निकाल लिया था। जी हां, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री को वो कोई चीज नहीं खानी चाहिए जिसका पहले टेस्ट न किया गया हो। राजीव गांधी की सुरक्षा के चलते शेषन अक्सर राजीव गांधी के घर पर जाने लगे। धीरे धीरे वो राजीव के नजदीक आते चले गए। शेषन अपनी आत्मकथा में कहते हैं कि राजीव अपनी सुरक्षा को गंभीरता से नहीं लेते थे। शेषन उनके कोलंबो जाने के सख्त खिलाफ थे, लेकिन राजीव गांधी ने उनकी बात नहीं मानी। नतीजा क्या हुआ, ये आप इस वीडियो क्लिप में देखिए। श्रीलंकाई नौसैनिक ने राजीव गांधी पर राइफल के बट से हमला कर दिया। बाद में अपने एक्सीलेंट काम और पैशन की वजह से शेषन को कैबिनेट सेक्रेटरी बनाया गया। इस तरह टीएन शेषन ने भारत के 18वें कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में 27 मार्च 1989 से 23 दिसंबर 1989 तक काम किया। इनकी किताब थ्रू द ब्रोकन ग्लास में जिक्र है कि जब एसपीजी एक्ट बनाया जा रहा था तो उसमें प्रावधान था कि एसपीजी केवल प्रधानमंत्री और उनके परिवार वालों की सुरक्षा करेगी। शेषन ने राजीव गांधी से कहा कि इसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को भी शामिल किया जाना चाहिए। राजीव गांधी को लगता था कि अगर एसपीजी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिजनों को भी प्रोटेक्शन देगी तो लोग सोचेंगे कि राजीव गांधी ने ऐसा अपने निजी स्वार्थ के लिए किया है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। फिर जब विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने तो एक बैठक बुलाई गई कि राजीव गांधी और उनके परिवार को एसपीजी कवर दिया जाए या फिर नहीं। शेषन कैबिनेट सचिव थे, इसलिए शेषन ने सलाह दी कि राजीव गांधी को वही सुरक्षा मिलनी चाहिए जो उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मिल रही थी, क्योंकि उनकी सुरक्षा का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। लेकिन वीपी सिंह सरकार इसके लिए राजी नहीं हुई। बाद में आपको पता ही है कि 21 मई 1991 को एक आत्मघाती बम विस्फोट में राजीव गांधी की मौत हो गई। ऐसा माना जाता है कि अगर वीपी सिंह सरकार शेषन की बात मान लेती तो शायद राजीव गांधी आज जिंदा होते। अब दिसंबर 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार ने शेषन को योजना आयोग का सदस्य बना दिया। कुछ समय बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते हैं। इनकी सरकार में कानून मंत्री थे सुब्रमण्यम स्वामी। दिसंबर 1990 की बात है, रात में 1 बजे सुब्रमण्यम स्वामी नई दिल्ली में टीएन शेषन के सरकारी बंगले में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का एक मैसेज लेकर आते हैं। इस समय टीएन शेषन योजना आयोग के सदस्य थे। मैसेज में एक सवाल था, क्या आप भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त बनना पसंद करेंगे? इसके बाद जो हुआ वो बस एक स्वर्णिम इतिहास है। संविधान के आर्टिकल 324 में लिखा है कि संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव आयोग करवाएगा। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र निकाय के तौर पर काम करता है। 6 साल के कार्यकाल के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सीईसी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यह सुनिश्चित करता है
कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाए। आपको ये बता दें कि 1950 से 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक 1 मेंबर बॉडी के रूप में काम करता था, जिसमें केवल मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता था। जब वोट देने की एज 21 साल से घटाकर 18 साल कर दी गई, तब 16 अक्टूबर 1989 को निर्वाचन आयोग को 3 मेंबर बॉडी बना दिया गया। हालांकि 1990 में 2 निर्वाचन आयुक्त वाले सिस्टम को खत्म कर दिया गया और फिर से निर्वाचन आयोग को 1 मेंबर बॉडी ही बना दिया गया। एक बात और, 90 के दशक तक राजनीति का अपराधीकरण शुरू हो चुका था। चुनावों में बहुत घपलेबाजी होती थी। चुनाव जीतने के लिए सत्ता का प्रयोग, बूथ लूट लेना, बूथ कैप्चर कर लेना, डरा धमका कर वोट डलवाना, पैसा और शराब बांटकर वोटर्स को लुभाना, ये सब बहुत आम घटनाएं थी। 1990 के पहले तक निर्वाचन आयोग एक टूथलेस टाइगर की तरह काम करता था, जिसके पास शक्तियां तो थीं, लेकिन शक्तियों का उपयोग करने की कुव्वत नहीं थी। चुनाव आयोग धृतराष्ट्र बन चुका था। शेषन ने 12 दिसंबर 1990 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद संभाला। उनके आते ही सब कुछ बदल गया। शेषन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने के बाद निर्वाचन आयोग बब्बर शेर बन गया, जिसके दांत भी थे और नुकीले पंजे भी थे। उन्होंने राजनीतिक दलों को कानून का सख्ती से पालन करने की चेतावनी देते हुए नोबडी डेयर टू वायलेट द लॉ का नारा दिया। शेषन जब पहले दिन निर्वाचन भवन के ऑफिस पहुंचे तो कुर्सी संभालने के पहले ही इन्होंने जो सबसे पहला काम किया वो था कार्यालय की दीवारों से देवी देवताओं की सभी तस्वीरों को हटाना। ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि शेषन धार्मिक आदमी नहीं थे, बहुत धार्मिक थे, लेकिन ऐसा इसलिए किया ताकि लोगों के मन में ये इमेज न बने कि निर्वाचन आयोग का ऑफिस सेकुलर नहीं है। शेषन ने 0 टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई और ऑफिस के अनुशासन को एकदम टाइट कर दिया। कोई व्यक्ति अपने काम और सिद्धांतों के लिए कितना समर्पित हो सकता है, ये टीएन शेषन से समझ में आता है। अब शेषन का एक ही मकसद था, देश की चुनावी साफ सफाई। ये वीडियो देखिए, फर्जी मतदान की हालिया क्लिप। हाल ही में आपने एक और खबर सुनी होगी कि यूपी में इलेक्शन में एक नाबालिग ने 8 बार वोट डाले। चुनावों में बोगस वोटिंग और फर्जी मतदाता आज भी एक बड़ी प्रॉब्लम है और ये उस समय भी एक बड़ी समस्या थी। कई उम्मीदवार ऐसे तरीकों से ही जीतते आ रहे थे। यहाँ एक फैक्ट बताता हूं मैं आपको कि 1990 में पूर्व लॉ मिनिस्टर दिनेश गोस्वामी की अध्यक्षता में एक चुनाव सुधार समिति बनाई गई थी। इस समिति ने सिफारिश की थी कि वोटर आईडी कार्ड फोटो वाला होना चाहिए। 1992 में शेषन ने सरकार से कहा कि सभी वोटर्स का फोटो वाला वोटर आईडी कार्ड अब बनवाना चाहिए। पॉलिटिशियन इस कदम से भड़क उठे। अब सीधे तो इस डिसीजन का विरोध नहीं किया जा सकता था, इसलिए पॉलिटिशियंस ने यह कहते हुए विरोध किया कि यह गैर जरूरी और महंगा पड़ेगा। बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि जहां के लोग अपने दस्तावेज खपरैल से बने घरों में रखते हों, बताओ तो वहां के मतदाता पहचान पत्र कहां से संभाल कर रखेंगे। खैर, यह सब चल रहा था। शेषन ने 18 महीने तक का इंतजार किया, लेकिन सरकार द्वारा फोटो वोटर आईडी कार्ड के डायरेक्शन में कोई भी एक्शन नहीं लिया गया। अब शेषन के सब्र का भाखड़ा नांगल टूट गया और अब बाढ़ आनी तय थी। यहां आपको एक और फैक्ट बता दें कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के नियम 37 के तहत चुनाव आयोग को चुनाव की डेट आगे बढ़ाने या चुनाव को कैंसिल तक कराए जाने का अधिकार मिला हुआ है। यानी शेषन के पास नियम 37 की ताकत थी। 2 अगस्त 1993 को रक्षाबंधन के दिन टीएन शेषन ने एक 17 पेज का आदेश जारी किया। शेषन ने घोषणा की कि यदि मतदाता पहचान पत्र जारी नहीं किए गए तो 1 जनवरी 1995 के बाद कोई भी चुनाव नहीं होगा। ऐसी घोषणा के बाद राजनीति के गलियारों में हलचल मचनी तय थी। शेषन अपने आदेश को लेकर बहुत सीरियस थे। यहां तक कि शेषन ने पश्चिम बंगाल की राज्यसभा सीट पर चुनाव नहीं होने दिया, जिसकी वजह से केंद्रीय मंत्री प्रणब मुखर्जी को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ज्योति बसु इतने नाराज हुए कि उन्होंने शेषन को पागल कुत्ता तक कह डाला। पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने इसकी तुलना लोकतांत्रिक गतिरोध से की। विश्वनाथ प्रताप सिंह ने कहा, हमने पहले कारखानों में लॉकआउट के बारे में सुना था, लेकिन शेषन ने तो प्रजातंत्र को ही लॉकआउट कर दिया है। फिर मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि वोटिंग नागरिकों का एक अंतर्निहित अधिकार है, इसलिए पहचान पत्र की कमी के कारण वोटिंग को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड नहीं किया जा सकता। फिर भी शेषन लगे रहे। उनकी जिद के कारण ही सरकार ने पहचान पत्र जारी करना शुरू कर दिया और 1996 तक 2 मिलियन मतदाताओं को फोटो पहचान पत्र मिल गए। तो जब भी आप वोटिंग करने जाएं और अपने वोटर आईडी कार्ड को देखें तो
टीएन शेषन को जरूर थैंक यू बोलिएगा। फोटो वाले आईडी कार्ड तो बन गए थे, लेकिन अभी शेषन का काम पूरा नहीं हुआ था। अब टीएन शेषन की पैनी नजर थी चुनावी खिलाड़ियों के धन पर। आपको तो पता ही है कि चुनावों में बेहिसाब पैसा खर्च करके वोटर्स को लुभाना एक आम समस्या आज भी है और उस समय भी थी। कैंडिडेट अपने नामांकन पत्र में अपनी संपत्ति कम करके दिखाता है, लेकिन जब चुनाव खर्चे की बारी आती है तो पता नहीं कौन सा कुबेर का खजाना उसके हाथ लग जाता है या लक्ष्मी माता की कृपा हो जाती है कि पैसा खर्च नहीं होता, बहता है। टीएन शेषन ने यह देखा कि पैसे का दुरुपयोग पॉलिटिशियन और उनके हितैषी ऑफिसर्स की सांठगांठ के कारण पॉसिबल है। इसलिए पैसे का दुरुपयोग रोकने के लिए शेषन ने राष्ट्रीय कर ब्यूरो के वरिष्ठ अधिकारियों को चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया। इनका काम था हर निर्वाचन क्षेत्र में डेली बेसिस पर चुनाव खर्चों की जांच करना और रिपोर्ट देना। इसके बाद टीएन शेषन ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 को लागू किया, जिसके तहत उम्मीदवारों के लिए अपने खर्च का सटीक हिसाब रखना अनिवार्य कर दिया गया। इसके साथ ही टीएन शेषन ने उम्मीदवारों के चुनावी अभियान पर खर्च की जाने वाली राशि की सीमा तय कर दी। शेषन ने चुनावी कैंपेन में खर्च की सीमाएं विधानसभा सीटों के लिए 20,000 से 40,000 रुपए और संसदीय सीटों के लिए 1.5 लाख से 1,70,000 रुपए तय कर दी। शेषन द्वारा सीमा लागू करने के बाद प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने व्यय सीमा को और अधिक बढ़ाने का प्रयास किया। इस पर टीएन शेषन ने कह दिया कि सीमा का कोई भी उल्लंघन माफ नहीं किया जाएगा। सोचिए, एक पूरी सरकार से लड़ जाने वाला अधिकारी का कितना बड़ा जिगरा होगा। इसका असर यह हुआ कि चुनाव खर्च कम हो गए और वोट खरीदने के लिए धन का उपयोग कम से कम हो गया। इस तरह से टीएन शेषन ने साफ सुथरे चुनावों को प्रभावित करने वाले धन पर कंट्रोल लगाया। एक रिपोर्ट के अनुसार टीएन शेषन के द्वारा कुल मिलाकर लोकसभा के लिए 1488 उम्मीदवारों को 3 साल के लिए अयोग्य घोषित किया गया, क्योंकि वे अपने खर्चों का लेखा जोखा प्रस्तुत करने में विफल रहे। शेषन ने झूठे चुनावी रिटर्न के 40,000 से अधिक कथित मामलों की समीक्षा की और 14,000 संभावित उम्मीदवारों को सार्वजनिक पद से अयोग्य घोषित किया। क्या अब टीएन शेषन का मकसद पूरा हुआ? नहीं। चुनावी साफ सफाई के लिए एक चीज बहुत जरूरी है और वो है वोटर्स को सशक्त और जागरूक बनाना, ताकि वोटर्स अपनी ताकत को महसूस कर पाएं। आजकल के कई यूट्यूबर्स आजकल ऐसा ही काम कर रहे हैं, जो कि काबिले तारीफ है, लेकिन एक अधिकारी के तौर पर ऐसा करना बहुत बड़ी बात होती है। शेषन ने अपने टेन्योर में वोटर्स के अधिकारों के बारे में जन जागरूकता को बढ़ावा देने का काम किया था। शेषन के द्वारा मतदाताओं को लगातार याद दिलाया गया कि चुनावों की स्वतंत्रता और निष्पक्षता की रक्षा करना और नेताओं को बुद्धिमानी से चुनना उनकी जिम्मेदारी है। शेषन वोटर्स को जागरूक करने के लिए इतने सीरियस थे कि उन्होंने चुनावी भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान चला दिया और जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए पूरे भारत की यात्रा तक कर डाली। इन सब के अलावा टीएन शेषन ने चुनाव आचार संहिता के पालन के लिए सख्त कार्रवाई, चुनाव के दौरान शराब या पैसे के वितरण पर प्रतिबंध, मतदाताओं को घूस देने या डराने पर प्रतिबंध, पोलिंग बूथों को स्थानीय दबंगों के चंगुल से आजाद कराने के लिए बूथों पर केंद्रीय पुलिस बलों की तैनाती, पूर्व अनुमति के बिना लाउड स्पीकर्स पर प्रतिबंध, जाति सांप्रदायिक भावनाओं के आधार पर वोट मांगने पर प्रतिबंध और चुनाव अभियानों के लिए धार्मिक स्थान के उपयोग पर प्रतिबंध जैसे कई सुधारों को सख्ती से लागू करवाया। लेकिन अपनी सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट के बावजूद शेषन कहते हैं, ऐसा नहीं था कि मैंने व्यवस्था में कोई नया सुधार पेश किया। मैंने कानून में एक अल्प विराम, अर्ध विराम या पूर्ण विराम भी नहीं जोड़ा। कानून में जो कुछ भी कहा गया था मैंने उसे बस लागू किया। आई ईट पॉलिटिशियन फॉर द ब्रेकफास्ट। इस अकेली लाइन से आप टीएन शेषन के जाबड़ और धाकड़ किरदार को समझ सकते हैं। क्या प्रधानमंत्री, क्या मुख्यमंत्री, शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान किसी को भी नहीं छोड़ा। जिस वक्त टीएन शेषन मुख्य चुनाव आयुक्त बने, उसके ठीक बाद विजय भास्कर रेड्डी कानून मंत्री हुए। उन्होंने चुनाव आयोग पर दबाव बनाना शुरू किया कि वो संसद में पूछे गए सवालों का जवाब दें। शेषन ने जवाब देने से कैपिटल लेटर में नो बोल दिया। मामला तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के पास पहुंचा। राव साहब ने कानून मंत्री रेड्डी और शेषन दोनों को बुलाया। पीएम के सामने कानून मंत्री रेड्डी ने शेषन से कहा कि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। शेषन ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी नहीं है। उनकी बात सुनकर पीएम राव सन्न रह गए। शेषन यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा, प्रधानमंत्री महोदय, अगर आपके मिनिस्टर का यही रवैया रहा तो मैं भविष्य में उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगा।
ऐसा ही एक बार विधि राज्य मंत्री रंगराजन कुमार मंगलम चाहते थे कि अभी इटावा का उपचुनाव न कराया जाए। इस पर शेषन अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, मैंने प्रधानमंत्री को सीधे फोन मिलाकर कहा कि सरकार को शायद ये गलतफहमी है कि मैं घोड़ा हूं और सरकार घुड़सवार। मैं ये स्वीकार नहीं करूंगा। कोई वाजिब रीजन हो तो चुनाव आयोग कंसीडर कर सकता है, लेकिन किसी की मनमर्जी के हिसाब से चुनाव आयोग नहीं चलेगा। इसके बाद टीएन शेषन ने पीएम से कहा कि मैं चाहूंगा कि रंगराजन चुनाव आयोग के फैसले को प्रभावित करने की कोशिश करने के लिए मुझसे माफी मांगे। इसके बाद विधि मंत्रालय की तरफ से माफीनामे की चिट्ठी भी आई। इतना रुतबा था टीएन शेषन साहब का। ऐसा ही पंगे का एक वाकया तमिलनाडु का भी है। तमिलनाडु में 1993 के चुनावों में नौकरशाही के साथ शेषन का टकराव एक्सट्रीम लिमिट तक पहुंच गया। दरअसल इन चुनावों में हिंसा का एक बड़ा खतरा था। इसे देखते हुए शेषन ने केंद्र सरकार से तमिलनाडु में सुरक्षा बलों को तैनात करने की मांग की। इस बात को लेकर शेषन और भारत के गृह मंत्री के बीच तनातनी हो गई। गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों पर बल नहीं थोपा जा सकता और गृह मंत्री ने शेषन के ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। बस फिर क्या था, शेषन ने भी आदेश जारी किया कि जब तक सरकार चुनाव आयोग की शक्ति को मान्यता नहीं देती तब तक देश में कोई चुनाव नहीं होगा। अब चलते हैं शेषन वर्सेस लालू यादव के किस्से में। समय था 1995 का, मौका था बिहार विधानसभा चुनाव का। मृत्युंजय शर्मा की एक किताब है ब्रोकन प्रोमिसेस, कास्ट, क्राइम एंड पॉलिटिक्स इन बिहार। इसमें 1995 के इस चुनाव का जिक्र है कि शेषन ने पारदर्शी तरीके से चुनाव कराने के लिए बिहार में पहली बार 4 चरणों में चुनाव करवाया और चारों बार चुनाव की तारीखें बदल दी गई। ये बिहार के इतिहास का सबसे लंबा चुनाव था। उस समय बिहार में हिंसा, नेताओं की हत्या और चुनाव में बूथ को लूटने की घटनाएं खूब हो रही थी। एकदम अराजकता का माहौल था। ऐसे ही एक मामले में जनता दल के विधायक अशोक सिंह की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। अशोक कुमार मशरक से विधायक थे और उनका आवास मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के आवास से बहुत पास में था। इनके घर भी हमेशा हथियारबंद सुरक्षाकर्मी तैनात रहते थे। बावजूद इसके हत्यारे उनके घर में घुसे और उनकी हत्या कर दी। बिहार में डर का माहौल था। विपक्ष की ओर से इसकी शिकायत चुनाव आयोग को की गई। टीएन शेषन ने कहा, डोंट वरी, मैं हूं ना। फिर वो हुआ जो बिहार में पहली बार देखा गया। बिहार में पहली बार कोई विधानसभा चुनाव हुआ जिसमें सभी बूथ पर पैरा मिलिट्री फोर्स की तैनाती की गई। टीएन शेषन ने पंजाब तक से कमांडो बुलवा लिए, लेकिन इस कड़े सुरक्षा इंतजाम के बावजूद एक आदमी बहुत नाखुश थे और वो थे लालू प्रसाद यादव। इस समय लालू प्रसाद यादव भी काफी लोकप्रिय थे। शेषन ने बिहार में कई सीटों पर चुनाव रद्द किया तो लालू प्रसाद यादव उनसे काफी नाराज हो गए। लालू ने शेषन के कदमों के विरोध में शेषन वर्सेस द नेशन का नारा भी दे दिया। लालू यादव इतने नाखुश थे कि टीएन शेषन का नाम सुनते ही भड़क जाते थे। शेषन के जीवनीकार गोविंदन कुट्टी बताते हैं कि लालू ने शेषन को यह तक कह दिया था, शेषनवा पगला सांड जैसा कर रहा है। मालूम नहीं है कि हम रस्सी बांध के खटाल में बंद कर सकते हैं, लेकिन इतिहास गवाह है कि शेषन ने बिहार में पहली बार निष्पक्ष चुनाव करवाया। हालांकि लालू यादव फिर से सीएम बन गए, लेकिन उनका वोट परसेंटेज घट गया। यह शेषन की सख्ती का असर था कि बिहार में 61.79% वोटिंग हुई, लेकिन रिजेक्टेड वोटों की संख्या जो 1990 में 5,65,851 थी, वो लगभग दोगुना होकर 1995 में 11,25,854 हो गई। हालांकि बाद में टीएन शेषन ने लालू यादव को जीत की बधाई भी दी थी। ऐसे ही एक बार टीएन शेषन ने यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव से भी पंगा लिया था। दरअसल मुलायम सिंह यादव ने प्रचार के लिए सरकारी हेलीकॉप्टर का अनुचित तरीके से इस्तेमाल किया। बस जैसे ही ये मामला टीएन शेषन के रडार में आया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में 6 उपचुनावों को कुछ महीनों तक के लिए स्थगित कर दिया। 1992 में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो रहे थे, तब टीएन शेषन ने अपराधियों से कह दिया कि या तो वो खुद को पुलिस के हवाले करें या अग्रिम जमानत ले लें। चुनाव में जरा सा भी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं होगा। अब शेषन को कई पॉलिटिशियन तानाशाह समझने लगे थे। बहुत सारे पॉलिटिशियन चाहते थे कि अब शेषन के पंख कुतर दिए जाएं। सब एकजुट हो गए। यहां तक कि शेषन की शक्तियों को सीमित करने के लिए अक्टूबर 1993 में संसद ने संविधान में संशोधन किया और मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ निर्वाचन आयोग में 2 अतिरिक्त आयुक्तों को जोड़ा। ये थे एमएस गिल और जीवी कृष्णमूर्ति। ये कोशिश थी शेषन की स्वतंत्र प्रवृत्ति को बेअसर करने की। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज एचआर खन्ना ने इस कदम की ये कहकर आलोचना की
कि इस पर पहले संसद में चर्चा होनी चाहिए थी। मशहूर न्यायविद फली नरीमन ने कहा था कि यह सब मुख्य चुनाव आयुक्त की ताकत को कम करने के लिए किया गया है। इससे निश्चित रूप से टीएन शेषन की स्वायत्तता पर असर पड़ेगा। बहरहाल शेषन विरोध में पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट और नई नियुक्तियों को चुनौती दे दी। शेषन ने याचिका में कहा कि संसद के पास 2 नए आयुक्तों की शक्ति को मुख्य आयुक्त के बराबर करने का कोई अधिकार नहीं है। मामला चलता गया और इधर शेषन अपने काम में व्यस्त हो गए। 2 फरवरी 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि मुख्य आयुक्त की स्थिति अन्य 2 आयुक्तों के मुकाबले बराबर के बीच प्रथम से अधिक नहीं है। यानी चुनाव आयोग में अब से बहुमत का सिद्धांत ही लागू किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शेषन ने कहा कि यह चुनाव आयोग को और नपुंसक बना देगा। शेषन ने यह भी कहा कि वह आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त के संवैधानिक अधिकार की रक्षा केवल इसलिए चाहते थे ताकि आयोग स्वतंत्रता और ईमानदारी से चुनाव करवा पाए। जो हुआ सो हुआ, लेकिन एक बात सोचिए, आम भारतीय नागरिक पॉलिटिशियन से पंगा नहीं ले सकते, चाहे आज का समय हो चाहे उस समय की बात हो। जब शेषन किसी पॉलिटिशियन की बैंड बजाते थे तो अखबारों में खबर पढ़कर आम जनता मन ही मन मुस्कुराती थी और ईश्वर का धन्यवाद देती थी कि कोई तो निडर इंसान आम जनता के लिए खड़ा है। टीएन शेषन आम जनता के हीरो बनते जा रहे थे। पायनियर अखबार के एडिटर विनोद मेहता कहते हैं, टीएन शेषन ने सभी दलों में ईश्वर का भय पैदा कर दिया है। सभी को लगता है कि अगर इस आदमी से पीछा छूट जाए तो उन्हें फायदा होगा। मेहता ने कहा, मैं एक सार्वजनिक समारोह में गया था और उनके ऑटोग्राफ के लिए कतार में खड़े लोगों की संख्या देखकर आश्चर्यचकित रह गया। वह एक फिल्म स्टार की तरह है। अब जाते जाते एक और किस्सा जो कि खुद शेषन के दिल के काफी करीब रहा था। टीएन शेषन अपने कार्यकाल के दौरान भारत के 5 प्रधानमंत्री देख चुके थे। कैबिनेट सचिव, योजना आयोग का सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, एक नौकरशाह के लिए ये पद और इन पदों पर रहते हुए किए गए काम बहुत मायने रखते हैं। लेकिन इन पदों पर काम करने के बावजूद टीएन शेषन मद्रास के परिवहन निदेशक के रूप में अपने टेन्योर को अपने सबसे यादगार दिनों में मानते हैं। यहां इन्होंने 3000 बसों और 40,000 कर्मचारियों का प्रबंधन किया। एक बार एक बस ड्राइवर ने शेषन से पूछा कि जब उन्हें बस इंजन की समझ नहीं है या बस चलाना नहीं आता तो वे ड्राइवरों की समस्याओं को कैसे समझेंगे। शेषन ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और न केवल गाड़ी चलाना सीखा बल्कि वर्कशॉप में लंबे समय तक काम भी किया। शेषन अपनी आत्मकथा में कहते हैं, मैं इंजन को खोलकर वापस जोड़ सकता था और बस भी चला सकता था। एक बार उन्होंने एक ड्राइवर को बीच सड़क पर रोका, बस का पहिया संभाला और यात्रियों से भरी बस को 80 किलोमीटर तक चलाया। पॉलिटिशियन को कानून का पाठ पढ़वाने वाले शेषन को उनके आलोचक सनकी कहते थे, लेकिन भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वो किसी के भी खिलाफ जाने की हिम्मत रखते थे। अगर टीएन शेषन को भारत में चुनाव सुधार का अग्रदूत कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एमएस गिल शेषन के बारे में कहते हैं कि उनका सबसे बड़ा योगदान था कि वो चुनाव आयोग को सेंटर स्टेज में ले आए। इससे पहले तो मुख्य चुनाव आयुक्त का पद गुमनामी में खोया हुआ था और हर कोई उसे टेकन फॉर ग्रांटेड मानकर चलता था। 2022 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, देश में कई मुख्य चुनाव आयुक्त रहे हैं लेकिन टीएन शेषन जैसा आदमी कभी कभार पैदा होते हैं। बहरहाल टीएन शेषन 11 दिसंबर 1996 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद से रिटायर हो गए थे। एक्सीलेंट सिविल सर्विस के लिए उन्हें रेमन मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया। इसके बाद साल 1997 में उन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा लेकिन केआर नारायणन से हार गए। उसके 2 साल बाद कांग्रेस के टिकट पर उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी के खिलाफ चुनाव लड़ा लेकिन उसमें भी हार गए। राजनीति के मैदान में उनकी ये हार राजनीति के पट्टों को सिखाई गई उनकी नसीहत की तुलना में बौनी ही मानी जाएगी। आज के एपिसोड में इतना ही। जल्द मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। कमेंट करके बताइए कि आपको यह एपिसोड कैसा लगा। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।